तेरा किसी पे आए दिल एपिसोड 1। तुम पर इतना भरोसा किया था हम लोगों ने, लेकिन तुमने क्या किया? हमारी ज़िंदगियां बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी तुमने। क्या मिल गया तुम्हें ये करके? कितना पैसा चाहिए था? हमसे बोला होता दे देते, लेकिन तुमने तो हमारी सारी मेहनत ही बेच दी। जाओ यहाँ से और कोशिश करना कभी हमारे सामने ना आओ। वो रुख मोड़ते बोला तो वो नफूस बेयकीनी से उन्हें देखने लगा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरा यकीन करो। मैंने तुम लोगों के साथ कोई धोखा नहीं किया। यकीन दिलाने की कोशिश की गई, लेकिन सामने वालों के दिल शायद अब पत्थर हो गए थे। वो नफूस वहाँ से शिकस्ता कदमों से चला गया था, शायद सारी ज़िंदगी के लिए इन सब से दूर, बहुत दूर। वो 3 बच्चे लॉन में बैठे खेल रहे थे। 2 बड़े बच्चों की उम्र तकरीबन एक जितनी थी, जबकि तीसरा बच्चा उनसे 2-3 साल छोटा लग रहा था। उन बच्चों ने आँख खोली तो खुद को यतीम खाने में पाया था। वो कौन थे, कहाँ से आए थे, उन्हें कौन यहाँ छोड़ गया था, कोई नहीं जानता था। बस एक सुबह यतीम खाने के दरवाजे के सामने वो तीनों बच्चे रोते बिलखते पाए गए थे। इन तीनों ने हर वक्त साथ ही गुजारा था। कोई लम्हा ऐसा नहीं था जब वो जुदा हुए हों। छोटे वाला बच्चा तो 2 बड़े बच्चों की जैसे जान बन गया था। न जाने क्या किस्मत पाने वाले थे ये तीनों। भाई आपके छोटे भाई को बाहर पियून मार रहा है और वो बहुत रो रहा है। वो अपने रूम में बैठा पढ़ रहा था जब किसी बच्चे ने आकर उसे बताया। किताब से नज़रें उठाते उसने अपनी लाल होती आंखों से इस लड़के को देखा था और फिर सब चीज़ें वहीं फेंकते वो बाहर भागा था, जहाँ सच में वो पियून उसके छोटे भाई को मार रहा था। उसने आसपास देखा तो उसे एक ईंट दिखी जो अगले ही लम्हे वो पियून के सर पर मार चुका था और रोते बिलखते भाई को खींचकर सीने से लगाया था। इतने में तीसरा भाई भी भागते हुए वहाँ पहुँचा था। क्यों मार रहा था वो तुम्हें? उसने सीने से लगे भाई का माथा चूमते पूछा। कह रहा था मेरी टांगें दबाओ। मैंने दबाई तो मारने लगा। कहा जोर नहीं है हाथों में, रोज़ इतना खाना ठूसते हो, जोर क्यों नहीं है तुम में? भाई की बात सुनकर उसने नीचे गिरे पियून के सर पर एक बार फिर से ईंट दे मारी थी। थोड़ी ही देर में वहाँ इन तीनों की हाजिरी थी, जहाँ ऑर्फनेज की इंतज़ामिया उनसे सवाल जवाब कर रही थी। ये क्या किया आपने, कुछ अंदाज़ा है आप तीनों को? सर फाड़ दिया चौकीदार का। वो हॉस्पिटल में पड़ा है और आपके चेहरे पर कोई शर्मिंदगी तक नहीं है। सर के कहने पर बड़े लड़के ने सीने पर हाथ बांधते उन्हें देखा। मुझे मौका मिले तो मैं दोबारा जाकर उसे जान से मार दूं। मेरे भाई को हाथ कैसे लगाया उसने? वो टेबल पर ज़ोर से हाथ मारते बोला। टेबल पर पड़ी चीज़ें नीचे जा गिरी थी और ऑफिसर्स भी थोड़े चुप होते पीछे होकर बैठे थे। आपके भाई ने कोई गलती की होगी, इसलिए वो डरा रहा होगा। एक ऑफिसर अपनी टाई ढीली करते बोला। डरा नहीं रहा था, वो मार रहा था। और जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरा भाई अपने छोटे छोटे हाथों से उसकी इतनी मोटी मोटी टांगें नहीं दबा सकता था। वो भाई जिसे यतीम खाने में हमने बच्चों की तरह पाला, उसका ख्याल रखा, उसे खुद पानी तक नहीं पीने दिया, वो सांड जैसा चौकीदार उसे टांगें दबवा रहा था। मैं गला ना दबा दूँ उस हरामजादे का? आप और बाकी सब लोग मेरी बात कान खोल कर सुन लें। आइंदा अगर किसी ने भी मेरे भाइयों की तरफ आँख उठाकर भी देखा तो आंखें निकालकर हथेली पर रख दूँगा, समझे सब? वो उंगली उठाते वार्न करते बोला तो सब चुप हो गए और वो बिना किसी की सुने, बिना किसी को देखे दोनों भाइयों को बाजुओं के सार में लेता वहाँ से चला गया था। इस यतीम खाने का एक रूल था जिसमें बच्चा या बच्ची जब मैट्रिक कर लेते
तो उन्हें फिर अपने रहने का बंदोबस्त खुद करना होता था। और आज इन दोनों का यहाँ आखिरी दिन था, लेकिन वो लोग तीसरे इंसान के बगैर वहाँ से जाना नहीं चाहते थे। वो तीनों लड़के, जिनके नाम जॉनसन, जैक और जैक्सन था, वो तीनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम थे। वो तीनों ऐसे थे जैसे जीने के लिए सांसें ज़रूरी होती हैं। देखो जॉनसन, जैक्सन, अभी तुम दोनों के साथ नहीं जा सकता। अभी इसका 1 साल रहता है। ये रूल्स के ख़िलाफ़ है। वार्डन ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों को सुनने को तैयार ही नहीं थे। और जैक्सन को जब से उनके जाने का पता चला था, वो बुखार में तप रहा था। जैक भाई, मैं आपके और जॉनसन भाई के साथ जाऊंगा। मुझे नहीं रहना यहाँ आप लोगों के बगैर। मैं मर जाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें छोड़कर जा सकते हैं? तुमसे पहले हमारी जान निकल जाएगी। और रोना बंद करो। बहादुर लोग रोते नहीं हैं। वो जैक्सन के आंसू साफ करते बोला। दूसरी तरफ जॉनसन ने एक फसाद खड़ा किया हुआ था। देखो जॉनसन, 1 साल की बात है। मैं तुम आकर ले जाना जैक्सन को। इंतज़ामिया के समझाने पर भी वो कुछ नहीं समझना चाहता था। आप लोगों के लिए रूल बदलना कोई बड़ी बात नहीं है सर। यहाँ के रूल में रिश्वत लेना और ऊपर से आए पैसे अपनी जेब में रखना शामिल है क्या? कुर्सी पर बैठे ऑफिसर की कुर्सी के गिर्द हाथ रखते उसके चेहरे पे झुकते बोला। तो ऑफिसर गड़बड़ा गया। क्या बकवास है? कौन सी रिश्वत, कौन से पैसे? ऑफिसर के माथे पर पसीना चमक रहा था, जो जॉनसन ने अपनी उंगली से साफ किया था। और ये भी मैं बताऊँ ऑफिसर कि वो नोट 1000 वाले थे या 5000 वाले? देखो जॉनसन, तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो। मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ केस कर सकता हूँ। तुम्हें अंदर करवा दूँगा। सारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ से सीधा जेल जाओगे तुम। वो उसे डराते बोला। हकलाते तो वो हैं जिन्होंने गुनाह किया हो ऑफिसर, या वो जिनके दिलों में चोर होता है। तुम क्यों हकला रहे हो? और रही जेल जाने की बात, तो क्या इल्ज़ाम लगाओगे मुझ पर? ये कि जॉनसन मुझ पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहा है, या इस बात का कि ये मुझे मारना चाहता है? क्या बोलोगे तुम? एक बात याद रखना ऑफिसर, ये यतीम खाना भले तुम्हारा है, लेकिन यहाँ का हर बच्चा मेरा वफादार है। पीयूट वाला वाक़या याद होगा तुम्हें, इतना पुराना नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा कि उसे जॉनसन ने मारा था। वो तो आपने देख लिया था और मैं मान गया था। वरना पहले जिससे भी पूछा तुमने, इसने मेरा नाम लिया क्या? नहीं ना। तो यहाँ कौन है जो मुझे डराएगा? इसलिए चुपचाप जैक्सन को मेरे साथ भेजो, वरना मेरा मुंह खुल गया तो तुम हमेशा के लिए चुप हो जाओगे। वो उसका कॉलर ठीक करते, उसका गाल थपथपाते वहाँ से चला गया। और उस ऑफिसर के पास और कोई रास्ता नहीं था कि वो जैक्सन को उनके साथ जाने देता। जान भाई, जॉनसन, मैं आप लोगों के साथ जाऊंगा ना? जैक्सन ने पूछा तो जॉनसन ने मुस्कुराते हुए सीने से लगाया। किसी में इतनी हिम्मत है कि मुझे मेरी जैसी से अलग करे? जहाँ जॉनसन वहाँ जैक और जैक्सन। पैकिंग कर लो तुम दोनों, कल जाना है यहाँ से। जैक्सन, दवाई लो और सो जाओ, और टेंशन नहीं लेनी। मैं तुम दोनों को लिए बगैर कहीं नहीं जाऊँगा मेरी जान। जैक से सुलाकर मेरे कमरे में आना, कुछ बात करनी है। वो पहले जैक्सन फिर जैक से बोला। ओके। अमेरिका की कॉलोनी जहाँ सब ईसाई रहते थे, वहीं एक छोटा सा घराना रॉजर राव का भी था, जहाँ वो अपनी छोटी सी फैमिली के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनकी फैमिली में उनकी बीवी साइका राव, एक बेटी तौकी राव और एक छोटा बेटा नेल्सन राव थे। वो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। रॉजर राव एक कॉलेज में टीचर थे और साइका हाउस वाइफ थी। नेल्सन की उम्र तकरीबन 4 साल थी और तौकी ने अभी 9th स्टैंडर्ड्स के पेपर्स दिए थे। शरारती इतनी कि कॉलोनी के लोगों का जीना हराम किया हुआ था। जितना नुकसान वो कॉलोनी वालों का कर चुकी थी, कॉलोनी वाले नई कॉलोनी बना सकते थे। साइका राव तो उसकी हरकतों से बहुत परेशान थी, जबकि रॉजर राव को अपनी बेटी से ज़्यादा शरीफ कोई लगता ही नहीं था। और अभी भी ऐसे ही हुआ था जब साथ वाली आंटी फिर से तौकी की शिकायत लेकर घर पहुंच चुकी थी। सबिया, क्या किया इसने? साइका ने बेटी को संजीदा नज़रों से देखते साथ वाली सबिया से पूछा। विंडो ग्लास तोड़ दिया उसने साइका, लेकिन कोई बात नहीं, साजिद और लगवा देंगे। तुम प्लीज़ इससे कुछ मत कहना। ये बात हकीकत थी कि तौकी शरारती थी, सबका नुकसान भी कर जाती थी।
सब लोग उसके घर शिकायत भी करते थे, लेकिन कोई भी उसे डांटता नहीं था और ना ही साइका को डांटने देते थे। सबिया, तुम लोगों की इसी बेजा छूटने से और सर पर चढ़ा रखा है। गज़ब खुदा का तुम लोगों का इतना नुकसान करती है, लेकिन तुम लोग घर शिकायत ला सकते हो, खुद इसे दो लगा नहीं सकते और ना ही मुझे कुछ कहने देते हो। साइका इतनी प्यारी मासूम तो है, डांटने का दिल ही नहीं करता, अब क्या करें। तौकीर ने सबिया आंटी को फ्लाइंग किस की थी, जो उन्होंने झट से हाथ से पकड़ ली थी। साइका नफ़ी में सर हिलाते किचन में चली गई थी। कसम से सब्बो आंटी, आज जैसे मामा मुझे देख रही थी ना, मुझे एक पल के लिए लगा जैसे आज मेरा जनाजा पक्का। वो अपने टेल पोनी कसते बोली। गोरी रंगत, पतले नैन नक्श, कमर से नीचे तक आते बाल और जिसकी आंखें सबसे मुख्तलिफ थी, ना काली ना सब्ज़, वो बिल्कुल शीशे की तरह से चमकती नीली आंखें थीं और गालों पर पड़ते गड़े जो हंसते हुए तो दिखते थे, लेकिन बात करते हुए मुसलसल उसके गालों पर सजे रहते थे। ऐसे नहीं बोलते बेटा, सबिया जनाजे वाली बात सुनकर उससे डांटते बोली। वैसे सबो आंटी, एक बात तो सच है, जितना नुकसान मैंने कॉलोनी वालों का किया है ना, बाबा की तनख्वाह और पेंशन आप लोगों का कर्ज उतारने में चली जाएगी। सबिया इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। लेकिन अभी आप ये $2 ले लें। वो पैंट की पॉकेट से $2 सबिया के हाथ पर रखकर उसकी मुट्ठी बंद कर चुकी थी। तुम्हारे पास $2 कहाँ से आए? आंटी, मेहनत की कमाई है, मेहनत की। वो मेहनत पर जोर देते बोली। क्यों बेटा जी, बिल गेट्स ने तुम्हें अपने घर नौकरी पर रख लिया क्या? खाला, मैं आपको ऐसी क्या काम वाली मासी दिखती हूँ जो उसके घर काम करूँगी? इंसान का अपना टैलेंट होता है पैसे कमाने का, बस मेरे टैलेंट का कमाल है ये $2। अच्छा जी, क्या टैलेंट है आपका, ज़रा बताएं। सब खाला को भी तजस्सुस हुआ। साथ वाली कॉलोनी में जो डेविड रहता है, मुझसे कह रहा था कि तुम निकम्मी हो, किसी काम की नहीं हो। वो चुप हुई तो खाला भी बदमज़ा हुई। ये टैलेंट तो हमें भी पता है तुम्हारा, तो इसमें नया क्या है बेटा? वैसे बुरा ना मानना, ये टैलेंट नहीं है, इसको हडहरामी बोलते हैं बेटा जी। वो खाला, पूरी बात तो सुने। उसने मुझे कहा कि तुम किसी काम की नहीं हो, बस लोगों का नुकसान करना जानती हो। मैंने कहा तुम्हें क्या तकलीफ़ है, लोगों का करती हूँ, तुम्हारा तो कभी नहीं किया। फिर कहता है तुम मेरा नुकसान कर भी नहीं सकती। बस फिर क्या था, आपकी इस मासूम सी भांजी को आया गुस्सा। मैंने कहा अगर तुम्हारा नुकसान कर दूँ तो तुम क्या नाम दोगे मुझे? फिर उसने क्या कहा? खाला ने भम्मी उठकाते पूछा। उसने $2 निकाले, कहा मैं तुम्हें ये $2 दूंगा अगर तुम मेरा कोई नुकसान कर दो तो। और मुझे ये डॉलर दिखाकर अपनी शर्ट के सामने वाली पॉकेट में रख दिए। मैंने पता है क्या किया? क्या? खाला ने भी सरगोशी में पूछा। मैंने एक पत्थर उठाकर उसकी गाड़ी के शीशे पर दे मारा। शीशा टूटा तो नहीं, लेकिन स्क्रैच बहुत आए। तकरीबन 80,000 का खर्चा होगा। मुँह खोले अपनी कार को देख रहा था। मैंने उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाया, लेकिन वो पलक ही नहीं झपका रहा था। मैंने आराम से अपने हक़दार के $2 उसकी पॉकेट से निकाले और घर चली आई। वहाँ झाड़ते बोली तो खाला का मुंह भी खुल गया, क्योंकि बेटा उसकी गाड़ी तो बहुत महंगी थी। तो मैंने कहा था शर्त लगाए, और उसके पास क्या सबूत है कि वो कांच मैंने तोड़ा? ना तो वहाँ पे CCTV कैमरा थे, ना कोई गवाह। कच्ची रोटियाँ नहीं कीनी मैंने, खाला बेफिक्र हो जाए। वो चिप्स का पैकेट उठाते वहाँ से अपने कमरे में चली गई, जबकि सब खाला मुस्कुराती थी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने मेरे दोनों नॉवेल्स दो दिलों की दास्तान सीज़न 1-2 को इतना प्यार दिया। उम्मीद करती हूँ मेरी इस काविश को भी इतना ही प्यार मिलेगा। अगर दो दिलों की दास्तान का सीज़न 3 चाहिए तो पहले मेरी डिमांड्स पूरी करनी होंगी। अगर रिस्पॉन्स मेरी तवक्को के मुताबिक आया तो सीज़न 3 बहुत जल्दी आपको पढ़ने को मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी राइटर को भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।